नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। कांगड़ा एयरपोर्ट के नजदीक बसेगी एरोस्पेस सिटी। समाचार नंबर 2। नए लोगों के लिए न हो पुरानों का अपमान, शांता कुमार ने चिंताजनक बताए आंतरिक हालात। समाचार नंबर 3। धर्मशाला में बनेगा फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड, 10.5 करोड़ होंगे खर्च। समाचार नंबर 4। बैंक लोन स्कैम रिकॉर्ड लेने धर्मशाला मंडी पहुंची विजिलेंस, आज अदालत में होगी सुनवाई। समाचार नंबर 5। शिमला छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की रेड, पंचकूला में शिकायतकर्ता विकास बंसल के घर पर छापा। समाचार नंबर 6। ऊना फिरौती मामले में बड़ी कामयाबी, पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिले महत्वपूर्ण लिंक। समाचार नंबर 7। अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच में खुलासा, आरोपियों ने खनन से अर्जित की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति। समाचार नंबर 8। हमीरपुर के स्कूलों का लर्निंग लेवल सबसे अच्छा, 2024 की असर रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। समाचार नंबर 9। रिज से यहां शिफ्ट होगा तिरंगा, प्रशासन संघ अधिकारियों ने निरीक्षण कर चिन्हित किया स्थान। समाचार नंबर 1। कांगड़ा एयरपोर्ट के नजदीक बसेगी एरोस्पेस सिटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गगल हवाई अड्डे के निदेशक के साथ एयरपोर्ट के ऊपरी क्षेत्र में एरोस्पेस सिटी बनाने के बारे में चर्चा की। दरअसल नूरपुर से शिमला जाते समय मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चॉपर तेल भरवाने के लिए गगल हवाई अड्डे पर उतरा था। इस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिनों धर्मशाला परिधिगृह में बैठक के दौरान गगल हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों की संख्या 77 से बढ़ाकर 98 करने का आदेश दिया था। इसके चलते अब गगल हवाई अड्डे पर पुलिस के 98 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह, जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम धर्मशाला हरीश गज्जू और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री द्वारा उनका अभिवादन किया गया। गगल हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ने रनवे से ही एयरपोर्ट निदेशक के साथ हवाई अड्डे के ऊपरी क्षेत्र में एरोस्पेस सिटी बनाने के बारे में बात साझा की। निदेशक ने बताया कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री शिमला के लिए रवाना हो गए। निदेशक ने बताया कि गगल हवाई अड्डे पर डीएसपी अजय कुमार की भी तैनाती कर दी गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे पर इन 21 पुलिस कर्मचारियों के बढ़ जाने से हवाई अड्डे की सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को बाद दोपहर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फतेहपुर में विधायक भवानी पठानिया के निवास स्थान में पहुंचे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के चतुर्वार्षिक श्राद्ध यानी चवर्ख में शामिल हुए और पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दी। नूरपुर से लौटते वक्त सीएम कुछ देर के लिए गगल एयरपोर्ट पर रुके थे। हिमाचल को बिजली क्षेत्र में रफ्तार मिलने की संभावना बन गई है। तेलंगाना ने हिमाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को चलाने पर हामी भरी है। भविष्य में हिमाचल और तेलंगाना इन परियोजनाओं को लेकर समझौते के मंच तक आएंगे। दोनों में समझौता होता है तो परियोजनाओं का निर्माण शुरू होगा। फिलहाल तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने सेली एचईपी 400 मेगावाट और मियार एचईपी 120 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पीएसयू या केंद्रीय पीएसयू से बीओटी आधार पर 22 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया है। इसके जवाब में तेलंगाना के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। इस दल ने विद्युत सचिव राकेश कंवर के साथ भी चर्चा की है।
इस टीम ने सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के स्थलों का भी दौरा किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए अधिक बिजली उत्पादन और राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं तलाश करने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज फिर दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। सीएम शुक्रवार को फिर दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन 3 फरवरी है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दोबारा दिल्ली जा सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली और कांगड़ा के दौरे के बाद शिमला पहुंचे। हालांकि पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार रात को मुख्यमंत्री ने धर्मशाला ही रुकना था, लेकिन फिर फतेहपुर में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे शिमला ही आ गए। क्योंकि नया बजट नजदीक है, इसलिए अब मुख्यमंत्री बजट से संबंधित बैठकें ही शिमला में करेंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में ही विधायक प्राथमिकता बैठकें होने जा रही हैं। पहले सीएम मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की बैठक के लिए गए थे, वहां से दिल्ली आए और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुजान सिंह पठानिया के चतुर्वार्षिक श्राद्ध में शामिल हुए। फिर धर्मशाला रुकने के बजाय सीएम सीधा शिमला आ गए। सरकार का पूरा फोकस अब अगले वित्त वर्ष के बजट पर है। इसी कारण 4 फरवरी से विधायक प्राथमिकता बैठकें तय की गई है। इन बैठकों के साथ ही राज्य के एनुअल प्लान का आकार तय हो जाएगा। समाचार नंबर 2। नए लोगों के लिए न हो पुरानों का अपमान, शांता कुमार ने चिंताजनक बताए आंतरिक हालात। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज का समय भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण युग है। नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद केवल दूसरा उदाहरण है। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना और विकसित भारत का निर्माण भारत के इतिहास का अत्यंत सौभाग्यपूर्ण समय है। ऐसे में जहां पूरे भारत में भाजपा आज एक महाशक्ति के रूप में खड़ी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में चिंताजनक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पार्टी एक परिवार की तरह होती है। नए लोग आते रहते हैं, परंतु पुराने लोगों के मान सम्मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं से उन्होंने आग्रह किया है कि वे मिल बैठकर आज की स्थिति को ठीक करें। नए आने वाले नेताओं को पूरा मान सम्मान मिले, परंतु पार्टी के पुराने नेताओं का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। जिन नेताओं ने संकट की घड़ी में करोड़ों रुपए को ठोकर मारकर पार्टी के सम्मान की रक्षा की थी, उन नेताओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ पूरे भारत में पार्टी का शानदार स्वर्ण युग चल रहा और दूसरी तरफ हिमाचल में पार्टी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नेता मिलकर इस स्थिति को दुरुस्त करें। हिमाचल भाजपा में क्यों बढ़ रहा है असंतोष? पुराने नेताओं की नजरअंदाजी पर शांता कुमार भी नाराज। हिमाचल भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अति अनुशासित होने का दावा करने वाली पार्टी की कलई कई कारणों से खुद ब खुद खुलती नजर आ रही है। केंद्रीय हाईकमान की सख्ती पर बाहर से पार्टी एकजुट होने का जितना मर्जी दिखावा कर ले, पर इस समय प्रदेश में यह पार्टी कई धड़ों में काम कर रही है। पिछले महीनों में प्रदेश भाजपा में कई नए अवतरण हुए और प्रयास था पार्टी की शक्ति का बढ़ाना, पर असल में एक आध क्षेत्र को छोड़ दें तो पार्टी ने अपनी आंतरिक विश्वसनीयता गंवाई ही है। गौर हो कि भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश दुनिया में धाक जमाई है, लेकिन हिमाचल में हालात जुदा बनने लगे हैं। पहाड़ में पार्टी के पुराने व वरिष्ठ नेताओं से समन्वय न होने और सबको साथ लेकर चलने वाले नेताओं की कमी खलने लगी है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार से लेकर पुराने व वरिष्ठ आम कार्यकर्ता तक कई मसलों को लेकर चिंता जता रहे हैं। संगठनात्मक चुनावों में भी प्रदेश के करीब 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में खींचतान के हालात बन गए थे। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में पूर्व मंत्री रमेश धवाला को पहले ज्वालामुखी से देहरा भेजना और फिर देहरा में भी सियासी किनारे बैठाना, उसके बाद धवाला की सियासी ज्वाला का प्रज्वलित होना भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस नेता व उनके समर्थक भाजपा में आए शामिल हुए हैं। इससे उन विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 गुट बन गए हैं। इन सबके बीच संगठनात्मक समन्वय बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति व हमीरपुर सहित कई जिलों में पार्टी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं में बढ़ता असंतोष भविष्य के लिए सुखद नहीं है। हार गई थी बीजेपी। पिछले विधानसभा चुनावों में हार का भी बड़ा कारण पार्टी में असंतोष रहा है। भाजपा के अपने ही बागियों ने पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया था। यही वजह है कि बीजेपी मात्र 0.9% वोट कम मिलने के चलते सत्ता के बाहर हो गई। सत्ता के केंद्र कांगड़ा के ही आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का खेल पार्टी टिकट न मिलने से नाराज बागियों ने आजाद चुनाव लड़कर बिगाड़ा था। उस समय में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कहते थे समन्वय हो जाते तो हालात सुधर सकते थे, लेकिन ऐसा न होने के चलते भाजपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ गया था। अब मोदी मैजिक के सहारे हिमाचल भाजपा अपनी नैया कब तक पार लगाएगी, यह देखने वाली बात होगी। समाचार नंबर 3। धर्मशाला में बनेगा फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड, 10.5 करोड़ होंगे खर्च। पर्यटन एवं खेल नगरी धर्मशाला में फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके चलते अब 90x45 के मैदान को बढ़ाकर अब 107x70 का किया जाएगा। इसके लिए पहले से प्रस्तावित 7 करोड़ बजट को भी अब बढ़ाकर 10.5 करोड़ किया गया है। उक्त प्रोपोजल को स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD से भी अप्रूवल मिलने के बाद अब जल्द कार्य रफ्तार पकड़ सकेगा। अब मैदान के दाईं तरफ को मैदान को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए IHDP को कनेक्ट करने वाले रास्ते को भी दूसरी तरफ बदला जाएगा, जिससे मैदान के आकार को बढ़ाया जा सके। ऐसे में अब आने वाले समय में धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के मुकाबले भी खेले जा सकेंगे। फुटबॉल मैदान में 5000 दर्शकों को बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, शौचालय व दर्शकों के टॉयलेट भी अलग से निर्मित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैदान को एक्सपेंशन के साथ अब 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। AGM के शब्द। स्मार्ट सिटी परियोजना के AGM विशाल का कहना है कि स्टेडियम निर्माण के लिए सभी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए काम आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेडियम में एरिया बढ़ाने के लिए स्थान को निर्धारित कर लिया गया है। विवादों में रहा मैदान। बताते चले कि इससे पहले चरान खड्ड के निकट भूमि में बनाने का काम शुरू कर दिया गया था और भूमि कम होने के साथ में खड्ड होने और अन्य कारणों से यहां अंतर्राष्ट्रीय मैदान के बजाय छोटे मैदान का निर्माण कर दिया गया था। इसके बाद यह फुटबॉल मैदान काफी विवादों में भी रहा, लेकिन अब इंटरनेशनल फीफा मानकों के तहत फुटबॉल मैदान का निर्माण होने से बड़ी राहत खेल प्रेमियों को मिल पाएगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ की सहमति। धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी की ओर से लोकल स्तर के निर्माणाधीन मैदान को अब अंतर्राष्ट्रीय फीफा स्टैंडर्ड का फुटबॉल मैदान बनाया जाएगा। इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई चंडीगढ़ की ओर से भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहमति प्रदान कर दी गई है। स्टेडियम की प्ले फील्ड, पेवेलियन, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास एरिया और सिटिंग कैपेसिटी को भी बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाएगा। खिलाड़ियों को मिलेंगी सुविधाएं। स्मार्ट सिटी परियोजना के CEO MD व नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर जफर इकबाल का कहना है कि निर्माणाधीन स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय फीफा स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधाएं मुहैया करवाने सहित 5000 दर्शकों को मैच देखने के लिए मैदान को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बजट को भी बढ़ाया गया है। कमिश्नर के बोल। इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कमिश्नर तपिश थापा ने बताया कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के फुटबॉल मैदान के लिए विभिन्न स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व प्रोफेशनल मैचों के लिए 68x105 का मैदान स्टैंडर्ड फीफा की ओर से तय किया गया है। इसमें 3-3 मीटर एरिया अतिरिक्त रखना भी अनिवार्य होता है। समाचार नंबर 4। बैंक लोन स्कैम रिकॉर्ड लेने धर्मशाला मंडी पहुंची विजिलेंस, आज अदालत में होगी सुनवाई। विजिलेंस ने 20 करोड़ के बैंक लोन घोटाले को लेकर जांच तेज कर दी है। बैंक लोन घोटाले के मामले की जांच के लिए विजिलेंस की 2 टीमें बैंक लोन से संबंधित रिकॉर्ड लाने के लिए मंडी और धर्मशाला गई हैं। बैंक पर आरोप है कि मंडी और मनाली में होटल बनाने के मकसद से लोन लिया था। बताया जा रहा है कि मंडी में कुछ काम हुआ है, जबकि मनाली में एक भी ईंट नहीं लगी है। ऐसे में बैंक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे लोन लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में बैंक अधिकारियों से पूछताछ की है।
यह भी पता चला है कि विजिलेंस की ओर से दर्ज मामले की जानकारी नाबार्ड, आयकर विभाग और आरबीआई को दी गई है। 20 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के मामले में 31 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लोन के लिए फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। 5 करोड़ रुपए की अगली किस्त लेने के लिए इसे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में दिया गया। बताया जा रहा है कि लोन की पहली किस्त के बाद मौके पर प्रोजेक्ट का कितना काम हुआ है, बैंक अधिकारियों ने इसका जायजा नहीं लिया। विजिलेंस ने मामले की जांच के लिए विभिन्न बैंकों के विशेषज्ञ बुलाए हैं। ये विशेषज्ञ एजीएम, मैनेजर, कैशियर स्तर के हैं। ये केसीसीबी की ओर से बैंक्स को दिए गए लोन संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। राशि किन खातों में ट्रांसफर, लगेगा पता। विजिलेंस ब्यूरो की 2 टीमें मंडी और धर्मशाला गई हैं। इन्हें केसीसीबी की ओर से बैंक्स को दिए गए लोन से संबंधित रिकॉर्ड लाने को भेजा गया है। हालांकि इससे पहले भी धर्मशाला से रिकॉर्ड लाया जा चुका है। होटल बनाने के नाम 20 करोड़ के लोन घोटाले की जांच एसपी वीरेंद्र कालिया को सौंपी गई है। बैंक लोन की राशि किन खातों में ट्रांसफर की गई है, विजिलेंस इसका भी पता लगा रही है। समाचार नंबर 5। शिमला छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की रेड, पंचकूला में शिकायतकर्ता विकास बंसल के घर पर छापा। हिमाचल प्रदेश के शिमला छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने गुरुवार को पंचकूला में छापेमारी की है। ईडी की टीम ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आईटीएफटी न्यू चंडीगढ़ के गुलशन शर्मा और कालाम स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के विकास बंसल को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को ईडी की टीम छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को मेडिकल करवाने के लिए शिमला के रिपन अस्पताल में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि शिमला में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनका मेडिकल भी करवाया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्ति निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपी ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप के खिलाफ शिकायत करने वाले विकास बंसल के घर हुई। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता विकास बंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। शिमला छात्रवृत्ति घोटाले मामले में फरार चल रहे ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को पुलिस ने मुंबई से करीब 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार कर लिया था। सेक्टर .16 निवासी रजनीश बंसल के भाई विकास बंसल की शिकायत पर इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012-17 के बीच यह स्कॉलरशिप घोटाला हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने जांच कर वर्ष 2019 में हिमाचल के 29 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। साथ ही इस मामले में धन शोधन का भी एक मामला शिमला में ईडी ने दर्ज किया था। समाचार नंबर 6। ऊना फिरौती मामले में बड़ी कामयाबी, पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिले महत्वपूर्ण लिंक। जिला पुलिस ने फिरौती मामले की जांच के दौरान हिरासत में लिए आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ ढिल्लू से महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं। पुलिस यह जानने में कामयाब रही है कि आरोपियों के लिंक कहां हैं और इस सारे मामले की जड़ कौन है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने ढिल्लू को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए। एसपी ऊना राकेश सिंह ने कहा कि फिरौती मामले की जांच को लेकर गठित एसआईटी ने गत बुधवार को ही सलोह गांव के हरप्रीत सिंह उर्फ ढिल्लू को 357 ग्राम अफीम व 2 लाख रुपए की नकदी सहित हिरासत में लिया था तथा उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 3 दिन पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपी से उसके नशे, खनन के कारोबार के सभी लिंक्स के बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं ऊना में फिरौती मामले में भी उसकी भूमिका के बारे में पड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस पूरे मसले की जांच कर रही है तथा एसआईटी के पास महत्वपूर्ण लीड मिली है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। मामले में ऊना पुलिस ने पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए अभियुक्त मनजोत सिंह मनी निवासी गांव मोरामवाली गढ़शंकर, जसकरण सिंह कारी निवासी गांव मोरामवाली गढ़शंकर तथा रवि बालाचौरिया हाल राजस्थान जेल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसके बाद एसआईटी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए मनजोत सिंह मनी को प्रोडक्शन वारंट पर ऊना लाया। वहीं बाद में पूछताछ के आधार पर रोपड़ जेल से गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल अपराधी राजीव कौशल निवासी देहला को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था।
जिसे अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगी है मदद। ऊना में कारोबारियों से फिरौती वसूलने के मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी शांतिपूर्ण प्रदेश हिमाचल में पहली बार सामने आई गैंगस्टर गतिविधियों व फिरौती मामले को लेकर चर्चा की तथा इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की मदद के लिए भी आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उप मुख्यमंत्री को इन आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। समाचार नंबर 7। अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच में खुलासा, आरोपियों ने खनन से अर्जित की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति। ईडी ने हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित यमुना नदी के क्षेत्र में अवैध खनन करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ गाजियाबाद की विशेष अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी ज्ञान चंद समेत संजय धीमान, संजय शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, दीपक चौधरी, भानु, रविंद्र कुमार मलिक को आरोपी बनाया है। अदालत ने 17 जनवरी को ईडी द्वारा दाखिल इस शिकायत का संज्ञान भी ले लिया है। ईडी ने यह मामला कई शिकायतों और खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिलों में संगठित तरीके से चल रहे अवैध खनन गिरोहों के बारे में जानकारी दी गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध खनन की गतिविधियों से सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। ईडी ने अवैध खनन मामले की जांच में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कांगड़ा और ऊना जिलों में विभिन्न थानों में दर्ज 6 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सरकारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था और इसमें ट्रक, टिप्पर, पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर जैसी भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के बेहद पुलिस थाना में 1 नवंबर 2024 को एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें ज्ञान चंद और अन्य पर आईपीसी सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 और खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम 1957 संशोधित के तहत आरोप लगाए गए थे। यूपी पुलिस की इस एफआईआर को भी ईडी की जांच में शामिल कर लिया गया है। ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी ज्ञान चंद और उसके सहयोगी संजय कुमार उर्फ संजय धीमान को 18 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मामले की जांच के दौरान 3 जनवरी 2025 को करीब 4.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की। ईडी ने अवैध खनन मामले की जांच के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें ज्ञान चंद और उसके अन्य सहयोगी भी शामिल थे। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। ईडी की कार्रवाई से यह साफ हुआ कि ज्ञान चंद और उसके सहयोगी ब्यास नदी से लेकर यमुना नदी तक फैले अवैध खनन में लिप्त थे। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध खनन से अर्जित काली कमाई का इस्तेमाल अचल संपत्तियों, ट्रकों, टिप्परों, जेसीबी, क्रशर और अन्य खनन मशीनरी खरीदने में किया गया। इस संगठित गिरोह ने खनिज संपदा का दोहन कर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। ईडी की जांच अभी जारी है और संभावना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। समाचार नंबर 8। हमीरपुर के स्कूलों का लर्निंग लेवल सबसे अच्छा, 2024 की असर रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के सरकारी स्कूलों के बच्चों का लर्निंग लेवल अन्य स्कूलों के मुकाबले बेहतर है। असर रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए हैं। इसमें हमीरपुर जिला के स्कूलों बच्चों का लर्निंग लेवल 64.3 है, जबकि मंडी जिला के स्कूलों का लर्निंग लेवल सबसे कम 33.0 है। इसके साथ ही चंबा जिला में 49.3, बिलासपुर में 53.9, कांगड़ा में 53.4, किन्नौर में 50.8, कुल्लू का 53.4, मंडी में 33.0, शिमला में 55.5, सिरमौर में 39.0, सोलन में 58.6, ऊना का 63.8 है। गौर रहे कि गुरुवार को ही असर रिपोर्ट के आंकड़े साझा किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। इन जिलों में एनरोलमेंट कम। असर रिपोर्ट के अनुसार चंबा, किन्नौर और सोलन को छोड़कर बाकी जिला में 6 से 14 साल के बच्चों की एनरोलमेंट भी कम है।
इसमें चंबा जिला के 1.2% स्कूल, किन्नौर जिला के 1.7% स्कूल और सोलन जिला के 1.0% स्कूलों में बच्चों ने एडमिशन ही नहीं ली है। प्रदेश सरकार लगातार एनरोलमेंट को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का रुझान कम है। रीडिंग लेवल भी बेहतरीन। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। भारत सरकार द्वारा असर की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 46.6% विद्यार्थी आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। देश में यह औसत 23.4% है। सरकार समय समय पर टीचरों को ट्रेनिंग दे रही है। टीचरों को ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाता है। समय समय पर बच्चों की मॉनिटरिंग की जा रही है। समाचार नंबर 9। रिज से यहाँ शिफ्ट होगा तिरंगा, प्रशासन संघ अधिकारियों ने निरीक्षण कर चिन्हित किया स्थान। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस संबंध में निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद गुरुवार को शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था, मेयर सुरेंद्र चौहान, डिप्टी मेयर उमा कौशल, आयुक्त भूपेंद्र अत्री और लोनिवी के अधिकारियों ने रिज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ध्वज को बदलने को लेकर भी चर्चा की और इसको लेकर टका बेंच स्थान को चिन्हित किया। वहीं शहरी विधायक हरीश जनार्था ने बताया कि रिज के जीर्णोद्धार के बाद झंडा मैदान के बीच में आ गया है। रिज को एक समतल मैदान के रूप में विकसित करने की योजना के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है, जबकि निगरानी नगर निगम द्वारा की जाएगी। वहीं यहां पर बने रेन शेल्टर को भी घोड़ा स्टैंड के पास बदला जाना है। इसको लेकर भी प्लान तैयार कर दिया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद गुरुवार को विधायक और अधिकारियों के साथ मिलकर रिज का दौरा किया और यहां पर स्थान चिन्हित किया। इसमें ध्वज को टका बेंच और रेन शेल्टर को घोड़ा स्टैंड के पास बदलने का निर्णय लिया है, लेकिन इसको लेकर अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे। फिलहाल इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार तिरंगे को टका बेंच पर स्थानांतरित करने की योजना है। वहीं यहां पर रेन शेल्टर को भी घोड़ा स्टैंड के पास स्थापित किया जाएगा और यहां पर एक दुकान भी है, इसका भी स्थान बदलने का प्लान बनाया जा रहा है। तेज हवा के चलते ध्वज को कई बार हुआ नुकसान। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि रिज पर ध्वज तेज हवा के कारण कई बार फट जाता है। ऐसे में ध्वज को यदि पहाड़ी के समीप लगाया जाता है तो इसे फटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि टका बेंच में इस ध्वज को स्थापित करने का सही स्थान होगा। वहीं इसको लेकर एक बार मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और उसके बाद ध्वज को चिन्हित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2015 में स्थापित यह तिरंगा वर्ष 2015 में 13.55 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। झंडा 9.25 मीटर लंबा और 6.25 मीटर चौड़ा है, जिसे 30 मीटर ऊंचे स्वचालित फ्लैग पोस्ट पर लगाया गया था। वर्तमान में इसकी देखरेख शिमला नगर निगम द्वारा की जा रही है। रिज की बढ़ेगी चौड़ाई। रिज को चौड़ा करने के लिए घोड़ा स्टैंड के पास भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं इसके ऊपर रेन शेल्टर बनाया जाएगा। साथ ही जहां पर वर्तमान में ध्वज लगा है, उस हिस्से को भी नई इमारत की छत के साथ जोड़ा जाएगा। इससे घोड़ा स्टैंड से लेकर टाउन हॉल तक रिज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।